अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए इसी मेंस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 3 की। जी हाँ, ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 3 की हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लाए गए हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं आने वाले अपकमिंग मेंस के एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था, आपने याद किया होगा और आपको पता भी होगा। यूपी PCS में इसमें भैया ये पूछ रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम होता है यांग टीजे। यांग टीजे एशिया की सबसे लंबी नदी है। लगभग लगभग 6300 किलोमीटर तक है। लगभग लगभग 6300 किलोमीटर फैली हुई है। एशिया की सबसे लंबी नदी है और मेनली आपको चाइना वाले रीजन में देखने को मिलेगी। तो मेनली चाइना वाले रीजन में देखने को मिलेगी। उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर हमारा हो जाएगा यांग टीजे। क्या हो जाएगा? यांग टीजे। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड, लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड, नदी द्वीप, वो कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड वो कौन सी नदी पर है? वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है और भारत के असम में देखने को मिलता है। भारत का जो असम है वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। भैया भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे ही भारत की सबसे पुरानी जो प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये हो जाती है। आज हो जरा अगला देखो। अगला प्रश्न है आपका, द रिजर्वायर जीबी पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत की बात कर रहा है ये। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सबसे पहली बात तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिजर्वायर है ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिजर्वायर है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। सोनभद्र नदी या फिर आप कह सकते हो जो है रिहंद नदी, रिहंद नदी का ही रिजर्वायर है ये। तो आप कह सकते हो रिहंद इसमें ऑप्शन है तो रिहंद कर दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है रिहंद नदी पर, इसी का रिहंद नदी का जो रिजर्वायर है उसी को क्या बोलते हैं? गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर, जो कि भारत में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये CDS 2007 में आया था प्रश्न है। मैंने कहा ना अलग अलग समय के अलग अलग एग्जाम्स के प्रश्नों को आपके सामने निकाला गया। एक और CDS 2007 के पेपर फर्स्ट का प्रश्न है आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड नियर चमोली। चमोली कहां पर है भैया? चमोली है उत्तराखंड में। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर्स भी उत्तराखंड में है, राजा जी भी उत्तराखंड में है, आपका जो है ग्रेट हिमालय पार्क भी है यहाँ पर, नंदा देवी भी है यहाँ पर। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है भाई उत्तराखंड के चमोली के निकट कौन सा है। अगर हम उत्तराखंड के चमोली के निकट बात करें, अच्छा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। इसका मतलब क्या है? ग्रेट हिमालयन, जिम कॉर्बेट और नंदा देवी, है ना। जिम कॉर्बेट तो नीचे की साइड में है, ये देहरादून हरिद्वार वाले रीजन की तरफ में। तो ये यहाँ पर नंदा देवी सही उत्तर जाएगा। कौन सा जाएगा? नंदा देवी सही उत्तर जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? चमोली के पास में है। चमोली के निकट कौन सा है? नंदा देवी नेशनल पार्क। ये भी आपको उत्तराखंड में। अच्छा इससे क्या समझे? नंदा देवी पीक भी पूछ लेता है कई बार। तो नंदा देवी पीक भी कहाँ पर है? जो कि भारत के उत्तराखंड में स्थित है। चलिए भाई आगे बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। Which of the following cities is located on the bank of river Saint Lawrence? रिवर सेंट लॉरेंस के किनारे पड़ने वाला सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? मैं आपको हिंट देता हूं, इनमें से कनाडा का शहर है। बताइए जरा फटाफट से। निम्न में से कनाडा का एक शहर है जो रिवर सेंट लॉरेंस के पास में आपको देखने को मिलेगा, कनाडा का। और इसका नाम है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मॉन्ट्रियल।
आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन यहाँ से बनता है। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी था एक। एक क्या था? एक है आपका, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जब आप इन्वायरमेंट में आते हो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हो, तो यहीं पर आपका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पढ़ना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये हो गया आपका होमवर्क के आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पढ़ना है अगली क्लास में आने से पहले। तो आंसर क्या हो गया आपका? मॉन्ट्रियल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज और ऑब्लिक गल्फ आर कनेक्टेड बाय द सुएज कैनाल? सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करती है? सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करती है? अगर हम यहाँ पर दुनिया बनाने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पर दुनिया बनाने की कोशिश करें और दुनिया में महाद्वीप की बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक महाद्वीप है जिसका नाम क्या है? ये हो गया, ठीक है। ये चल, अब सुनो। ये तो हो गया आपका यूरोप, ये तो हो गया आपका यूरोप। ये कौन सा हो गया? ये एशिया हो गया। और ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है ना? ये अफ्रीका हो गया। आपसे ये पूछ रहा है कि जो अफ्रीका में ये वाला सी कौन सा है? इसको मेडिटरेनियन सी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेडिटरेनियन, मेडिटरेनियन सी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको मेरे भाई रेड सी कहते हैं। तो मेडिटरेनियन सी और रेड सी। अब यहाँ पर बीच में ये जो इजिप्ट वाला रीजन है, ये क्या है? ये है आपका सुएज कैनाल। क्या है? सुएज नहर या फिर सुएज कैनाल। ये है आपकी सुएज कैनाल या फिर सुएज नहर। तो ये जो सुएज नहर है, ये किस किस के बीच में है? सुएज नहर मेरे भाई, एक तो रेड सी हो गया एक तरफ से, और दूसरी तरफ से मेडिटेरेनियन सी हो गया। तो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर रही है। या फिर अगर ओशियंस की बात की जाए, तो रेड सी आकर के मिल रहा है अरब सागर में, है ना? अरब सागर में, अरेबियन सी में। और अरेबियन सी किसका पार्ट है? इंडियन ओशियन का। और मेडिटेरेनियन सी किससे कनेक्ट है भाई? अटलांटिक ओशन से। तो इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन से, अरेबियन सी को बेसिकली मेडिटेरियन से, या रेड सी को बेसिकली मेडिटेरियन सी से। क्योंकि ये अरब सागर से ही आप रेड सी की तरफ जाते हो, रेड सी से ही फिर आपको मेडिटेरियन सी की तरफ जाते हो। तो यूरोप को कनेक्ट कर रहा होता है ये आपका समुद्री मार्ग से, ठीक है ना? तो अरब सागर से यूरोप को कनेक्ट करता है समुद्री मार्ग से। इसको बोलते हैं आपका सुएज कैनाल। तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, बिल्कुल सही कहा। ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो गया कि मेडिटेरेनियन सी और आपका रेड सी को कनेक्ट करती है सुएज कैनाल, जो कि आपको अफ्रीका के ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर जो इजिप्ट है, वहीं पर इजिप्ट में ही सुएज कैनाल देखने को मिलेगी। इजिप्ट को ही हिंदी में मिस्र कहा जाता है ना? याद है आपको इजिप्ट के प्रेसिडेंट वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी, भारत की रिपब्लिक डे परेड में आए थे। बताओ कौन से साल आए थे? चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। इसमें बार-बार समझा रहा हूं मैं, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये 2017 का। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखा करो, बार-बार ध्यान रखा करो, क्योंकि ये गलतियां अभी नहीं होंगी आपसे। अभी आप कूल माइंड से आराम से पढ़ रहे हो, तो ये गलतियां यहाँ पर नहीं होंगी। लेकिन जिस समय पर आप जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, उस समय जाकर के ये गलती आपसे अवश्य होगी। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था या फिर करेक्टली मैच्ड पूछा था, तो ये जो नॉट वाला सीन है ना, यहाँ से गलतियां जरूर होंगी आपसे, ये देखने को मिलेगा। देखो, एक हो गया लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश? नहीं भाई, नाथुला तो सिक्किम में पड़ता है? नाथुला तो सिक्किम में पड़ता है, तो इसने अरुणाचल प्रदेश क्यों दे दिया? इसका मतलब है ये गलत हो गया है। आंसर क्या जाएगा? आंसर यहाँ पर सिक्किम जाना चाहिए था। तो बस यही हमारा सही उत्तर हो गया। नाथुला वाला ही हमारा सही उत्तर हो गया। फिर भी देख लेते हैं, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पालघाट तो केरल में है। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या था? जो सिक्किम है, सिक्किम में ही देखने को मिलेगा आपका जो है नाथुला, न कि अरुणाचल प्रदेश में। चलो अगला देखते हैं। अगला देखिए आप, रिवर लूनी। अगर हम लूनी नदी की बात करें, जो कि राजस्थान वाले रीजन में खास करके बहती है, तो रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू द, अच्छा कहाँ जाकर के ड्रेन होती है? तो ये गल्फ ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ जैसे कहा जाता है। तो रन ऑफ कच्छ में जो आकर के ड्रेन हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो रन ऑफ कच्छ में, कच्छ के रण में जाती है। लूनी जो रिवर है, ये कहाँ जाती है? ये भैया कच्छ ऑफ, ये रन ऑफ कच्छ में जाती है। तो ये आपको जो है देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर भाई ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अगले वाले प्रश्न की। अगला वाला क्या है? अगला वाला है, गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट्स। गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी किसको सेपरेट करती है? हम्म, ये हुई ना बात। अब ये गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी किसको सेपरेट करती है? आइए समझ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, एक भी डिस्कंटिन्यूटी छूटे ना। सारी देख लो अब यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, ये हो गई अर्थ। ये क्या हो गई?
ये अर्थ तो होगी, थोड़ी पतली है अर्थ हमारी, थोड़ी बड़ी अर्थ बनाई जाए। ये हो गई मेरे भाई अर्थ। अगर मैं अर्थ की बात करूं, तो अर्थ में आप सभी को पता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंटर में पहुंच गया नहीं? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा एक और बना लो बस, ज्यादा नहीं, इसी से बना दो। ठीक है मेरे भाई, देखो पृथ्वी की 3 लेयर आपको देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी? सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रस्ट। क्या बोला जाता है? क्रस्ट। जो दूसरी वाली है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। सबसे ऊपर वाली लेयर, देखिए हम यहाँ पर खड़े होकर के अपनी क्लास ले रहे हैं और आप यहाँ पर खड़े बैठ करके अपनी क्लास को पढ़ रहे हो, है ना, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो। तो देखो ये हो गई क्रस्ट, ये जो सतह है, ये जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये कौन सी लेयर है? ये क्रस्ट है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर क्रस्ट होती है, जो बीच वाली लेयर है उसको मेंटल कहते हैं, और जो पृथ्वी की सबसे अंदर वाली लेयर है उसको कोर कहा जाता है। ये तीनों चीजें हमको पता है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर मतलब जो सबसे सेंटर वाला पार्ट हो गया, मेंटल मतलब बीच वाला जो पार्ट हो गया, और क्रस्ट मतलब सबसे बाहर वाला जो पार्ट हो गया। ये आपका जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ये विस्कस फॉर्म में होता है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब आपसे कह रहा है डिस्कंटिन्यूटी, जहां पर जिस जिस जगह पर ये सेपरेट हो रही है, देख रहे हो यहां पर ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट जहां पर सेपरेट हो रही है ये, मेंटल जहां पर सेपरेट हो रही है, मेंटल और कोर सेपरेट हो रही है, क्रस्ट और मेंटल सेपरेट हो रही है। तो अब हमें पता है ना कि यहां तक तो क्रस्ट थी, लेकिन इसके बाद क्या है? मेंटल है। तो यहां तक जो क्रस्ट थी, इसके बाद जो ये मेंटल है, यहां तक जो क्रस्ट थी, इसके बाद जो ये मेंटल है, ये सेपरेशन क्या क्या कहलाता है और किस किसने इसको डिस्कवर किया था? बात ये है, अगर मैं यहाँ से एक पीस काट लूं ऐसे करके, ऐसे करके अगर एक पीस काट लूं मैं, ये वाला जो पीस है ये मैंने कट कर लिया धड़ धड़, और अंदर तक का कट कर लो, एक काम करो, और तुम भी क्या याद रखोगे, यहाँ तक का पीस कट कर लिया, यहाँ तक का पीस कट कर लिया मैंने, कहाँ तक का? यहाँ तक, ऐसे केक की तरह काट लिया, जैसे नहीं तुम केक काटते हो, और इस पीस को यहाँ पे बना लेते हैं। अगर हम इस पीस को यहाँ पर बना है भाई, तो आप देखना जरा, ये ऐसे जाएगा ना कुछ, व्हाइट से बनाएंगे, इससे नहीं बना रहे, ये देखो ये कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे एक तो, है ना, दूसरा वाला ऐसे, ठीक है। और ये ऊपर वाली सतह है, ये कैसे जानी चाहिए? ये तो भाई ऐसे जाएगी, कहीं पर क्या है, माउंटेन्स हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं रिवर्स हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, तो ये ऐसे करके ऊपर वाली सतह गई। ये वाली जो सतह है ना, ये यहाँ पर क्या है? ये तो क्रस्ट का ऊपर वाला पार्ट है, तो कहीं यहाँ माउंटेन्स हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं किसी के घर हैं, कहीं शहर हैं, कहीं तालाब हैं, कहीं जो है प्लेट्यूज हैं, तो ऐसे करके ये ऊपर वाली सतह हो गई। ये नीचे वाली क्या हो गई मेरे भाई? ये कोर हो गई एकदम। अब देखो इसमें दो लाइन है, दो लाइन कैसे कैसे? एक तो ये वाली हो गई कि ये यहां से, एक तो ये हो गई भाई, और एक हो गई आपकी ये। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये हो गया कोर, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया क्रस्ट। क्या क्या हो गया? ये हो गया आपका जो है कोर, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये हो गया आपका जो है कोर, कोर, ये मेंटल, और ये क्रस्ट। समझ गए? अब आपसे जो डिस्कंटिन्यूटी कहता है, इसका मतलब है जैसे क्रस्ट चलते आ रही थी, लेकिन यहाँ के डिस्कंटिन्यू हो गई, फिर ये चलते आ रही थी, चलते आ रही थी, यहाँ मेंटल थी, मेंटल यहाँ के डिस्कंटिन्यू हो गई, और यहाँ से कोर शुरू हो गई। तो जहां पर क्रस्ट और मेंटल मिलती हैं, जहां क्रस्ट डिस्कंटिन्यू होती है और यहाँ से मेंटल कंटिन्यू होती है, इस वाली डिस्कंटिन्यूटी को, इस वाली असंबंधता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? असंबंधता। इस वाली डिस्कंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं? इस वाली डिस्कंटिन्यूटी को मेरे भाई मोहरो, वैसे तो क्या बोलते हैं? मोहरोविकिक बोलता है, पूरा नाम क्या? मोहरोविकिक, लेकिन मोहो डिस्कंटिन्यूटी हम इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मोहो डिस्कंटिन्यूटी इसको हम कह देते हैं। तो ये वाली जो डिस्कंटिन्यूटी है, इसका याद रखेंगे, ये वाली जो है, ये है आपकी मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ये वाली जो डिस्कंटिन्यूटी है, ये मोहो है। और ये वाली जो है, ये है भाई आपकी गुटनबर्ग। क्या है? गुटनबर्ग। आप ऐसे याद रखना कि हम सब कहाँ रहते हैं, इन दोनों को याद करने का तरीका बताता हूँ। हम सब कहाँ रहते हैं? हम सतह पर रहते हैं, और जो हम सब सतह पर रहते हैं पृथ्वी की, हमको ही तो मोह माया है, और जब हमको ही मोह माया है,
तो जहां मोहो माया है मतलब मोहोविकिक, मोहोरोविकिक, तो या मोहो डिस्कंटिन्यूटी, तो जो क्रस्ट के पास में होगी वो वाली होगी मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर घुसते जाएंगे, कह रहे हो ना, गुफासी में घुसते जाएंगे, अंदर घुसने पृथ्वी के, इसका मतलब हमें घुटन होने लगेगी, सांस अच्छे से नहीं आएगी। तो मोहो मतलब क्रस्ट पर तो मोह माया होता है ना, सब मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, और अंदर जब घुसते जाओगे तो घुटन होती जाएगी। तो मोहो और घुटन, ठीक है ना। अब सुनो, तीन संबंधता और होती है इसमें, ये तो हो गई दो। इसके अलावा बात करें तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जो ये क्रस्ट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसे, ऐसे ही मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और ऐसे ही कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कैसे? इसको बोला जाता है अपर क्रस्ट। क्या बोला जाता है? अपर क्रस्ट। और इसको बोला जाता है लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट। इसको अपर मेंटल, इसको क्या बोलते हैं? अपर मेंटल। और इसको क्या बोलते हैं? लोअर मेंटल। ये है मेरे भाई लोअर मेंटल, ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ऐसे। अब यहाँ तो अंदर बाहर वाला कर लो, तो ये आउटर कोर कह लो, चाहे तो इसको आउटर, क्योंकि इसके नीचे तो आप कोई लोअर और है नहीं, तो ये आउटर कोर कहलाता है। और ये क्या है? ये भाई इनर कोर कहलाता है। आउटर कोर और इनर कोर कहलाता है। अब इन वाली असंबद्धता के भी नाम होते हैं फिर। इन वाली असंबद्धता को क्या बोला जाता है? तो आप देखेंगे इन वाली असंबद्धता को बोला जाता है, कौन सा पेन ले लें? ये ले लें भाई, इससे लिख देंगे। ठीक है। इन वाली असमर्थता को क्या बोला जाता है? जैसे ये सबसे ऊपर वाली है जो अपर कोर और लोअर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है, इसको बोलते हैं कॉनरेड। क्या बोलते हैं? कॉनरेड, है ना। तो ऊपर वाले पे एक तो मोहमाया है, और जहां ज्यादा मोहमाया उससे भी और ऊपर जाने की कोशिश करोगे, ज्यादा सर चढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे कोई बच्चा ना सर पे चढ़ने की कोशिश करता है, तो मोह से भी जब ऊपर चढ़ने की कोशिश, मैं कान पर मार दूंगा ना, कान लाल हो जाएगा, कान रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कान पे मार दूंगा तो कान क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, तो कॉन रेड, कॉन रेड। अब ये वाला बीच वाला जो पार्ट है आप सभी को पता है लिक्विड है, और लिक्विड जैसा है तो आप क्या इसमें फिसल जाओगे, रिपट जाओगे, कहते हैं ना कि फिसल गया, रिपट गया, तो ये रैपिटी हो गया, कॉनरेड हो गया, रैपिटी, रैपिटी हो गया। और इसके अलावा जब बहुत ज्यादा अंदर चले जाओगे तो कहोगे लेह, अब लगा ले मन यहाँ पर आके, लेहमन। तो अंदर, बहुत अंदर जब चले जाओगे तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लेहमन। लेहमन कौन सी वाली होती है? लेहमन होती है इनर कोर आउटर कोर के बीच वाली, रैपिटी होती है लोअर मेंटल अपर मेंटल वाली, और कॉनरेड होती है लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट वाली। इसके अलावा बात करें मोहो है मेंटल और क्रस्ट के वाली, या फिर अगर और डिटेल में जाए तो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट। जो अपर मेंटल लोअर क्रस्ट है वो मोहो है, और जो आउटर कोर और लोअर मेंटल है ये गुटनबर्ग है। तो ये आपको थोड़ा सा असंबद्धता वाला इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जब आप पढ़ते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ अलग की जाती है, सेपरेट की जाती है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों हम यहाँ पर दोबारा आते हैं और देखते हैं कौन सी वाली पूछी है, गुटनबर्ग। गुटनबर्ग किस किस के बीच में है? तो ये लोअर मेंटल और अपर। अब देखो यहाँ पर अभी तो आपको ये बनाना पड़े, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गुटनबर्ग है, इसका मतलब है अंदर वाली आउटर कोर और लोअर मेंटल, आउटर कोर और लोअर मेंटल। अब देखो आउटर कोर और लोअर मेंटल कहाँ है? क्रस्ट का तो नाम ही नहीं है, अपर मेंटल है, नाम ही नहीं है, लोअर मेंटल है और आउटर कोर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या कह रहा है? जो ऑप्शन नंबर सी है वो यही तो कह रहा है कि लोअर तो मेंटल हो गया और आउटर कोर हो गया, लोअर तो मेंटल हो गया और आउटर कोर हो गया। तो ये वाली असंबद्धता है। इसका मतलब ये है कि आज के बाद आप असंबद्धता का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आज के बाद आप डिस्कंटिन्यूटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 5 डिस्कंटिन्यूटी है, देखो। अब एक साथ अगर पढ़े तो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को कौन अलग करेगा? ये करेगी कॉनरेड, इसके बाद मोहो, इसके बाद रेपटी, इसके बाद गुटनबर्ग, और इसके बाद लेहमन। ये सारी की सारी आपकी असंबद्धता हो जाती है। समझ के बात को? समझ के बात को? क्लियर हुआ? चले आगे। तो चलिए भाई, आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है आपसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक अ डेल्टा? निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो सिंपल सी बात है कि भाई जो नदी ईस्ट फ्लोइंग होगी वो क्या बनाएगी? वो आपका डेल्टा बनाएगी। और जो नदी वेस्ट फ्लोइंग होगी वो आपका एस्चुअरी बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाएगी। तो जो भी नदियां वेस्ट फ्लोइंग होगी वो एस्चुअरी बनाएगी। भाई गंगा क्या है? ईस्ट फ्लोइंग है। नर्मदा क्या है? वेस्ट फ्लोइंग है। और नर्मदा अगर वेस्ट फ्लोइंग है तो नर्मदा ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर नर्मदा हो जाएगा। जब नर्मदा अगर वेस्ट फ्लोइंग है तो जो नर्मदा है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलें, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, हो गया अब तो फिर। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी, महानदी भी ईस्ट फ्लोइंग है और कावेरी भी ईस्ट फ्लोइंग है। ये पूर्व की तरफ बहती है, जो पश्चिम की तरफ बहेगी वो एस्चुरी बनाएगी। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? भैया कौन से देश में पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ? अगर हम यहाँ पर बनाए वर्ल्ड मैप तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है, देश कह लो ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंट कह लो, दोनों चीजें ये तो, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला हिस्सा है यही क्या है? यही ग्रेट बैरियर रीफ है। अब ये ग्रेट बैरियर रीफ है क्या?
मूंगे की चट्टान, ये मूंगे की चट्टान, दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ही ग्रेट बैरियर रीफ है। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान, मूंगा जो समुद्री जीव होता है, उस मूंगे से बनी हुई चट्टान ही तो ग्रेट बैरियर रीफ है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट देखो भाई, अच्छा भारत की अगर बात करें आपसे, भारत में कौन सी चट्टान है मूंगे से बनी हुई? तो भारत का ये जो लक्षद्वीप वाला रीजन है, भारत का ये जो लक्षद्वीप वाला रीजन है, ये मूंगे की चट्टान से मिलकर के बना हुआ है। तो भारत का आपका कोरल आइलैंड कौन सा है? भारत का मूंगे की चट्टान से बना हुआ द्वीप कौन सा है? इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। कोरल आइलैंड भारत का लक्षद्वीप हो जाता है, ठीक है ना? अच्छा, लक्षद्वीप जहां पर पहली प्राइवेट बैंक है जिसने अपनी शाखा ओपन की है, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन कर ली है। चलिए बात करें अगर, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया जाएगा। क्या जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक है। आ जाओ जरा अगले प्रश्न पर चलो, 10वें के बाद 11वां। 11वां प्रश्न कह रहा है आपसे, which one of the following states is Ranganthittu bird sanctuary? रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी मेरे भाई ये पड़ती है आपकी कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ती है? कर्नाटक में, केरल के ऊपर। लास्ट टाइम हमने बात करी थी ना पेरियार की, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पेरियार की। पेरियार कहाँ पर पड़ती है? पेरियार आपको देखने को मिलती है केरल में। और रंगनथिट्टू कहाँ पर देखने को मिलती है? रंगनथिट्टू आपको जो है आपका कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी। ये हो जाती है रंगन। नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो। Is the time of a place located on 165 degree east? टाइम ऑफ अ प्लेस लोकेटेड ऑन द 165 डिग्री ईस्ट मेरिडियन इज 11 पीएम। ये रात के 11 बज चुके हैं, वो भी संडे के रात के 11 बज चुके हैं। क्या कहा? 165 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर संडे के रात के 11 बज चुके हैं। व्हाट वुड बी द टाइम एट द प्लेस लोकेटेड ऑन द 165 डिग्री वेस्ट? 165 डिग्री वेस्ट पर कितने बज चुके होंगे भाई? ये कौन सी कहानी हो गई अब? कोई बात नहीं, देखो अभी समझाते हैं। जैसे कह लीजिए ये सन है, बिल्कुल जीरो से समझते हैं। ये क्या है? ये मान लीजिए सन है। और ये क्या है? ये है आपकी अर्थ। ये सन है और ये आपकी अर्थ है। अगर हम अर्थ की बात करें तो पृथ्वी अपनी जगह पर खड़े-खड़े कितनी देर में घूम जाती है? मान लीजिए इस साइड में सन है और अगर इस साइड में सन है, इसका मतलब है इधर की धूप आ रही होगी, है ना? इधर से लाइट आ रही होगी और इधर अंधेरा होगा। तो सन के जिस हिस्से पर सन से लाइट आती है, उसे क्या बोलते हैं? दिन। और पीछे वाली साइड में क्या होती है? रात होती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी देर में घूम जाती है? 24 घंटे में घूम जाती है, क्योंकि 24 घंटे भाई मान लीजिए सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? कल सुबह 8:30 बज जाएँगे तो यही मौसम हो जाएगा, मतलब 24 घंटे के अंदर-अंदर पृथ्वी अपनी जगह पर घूम जाती है। बहुत बढ़िया बात है। तो 24 घंटे में पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, ये 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना घूम रही है? 360 डिग्री। कितना घूम रही है? 360 डिग्री। इसका मतलब 12 घंटे में कितना घूम रही है ये? 12 घंटे में मेरे भाई ये 180 डिग्री घूम रही है। इसके अलावा 6 घंटे में कितना घूम रही है? 6 घंटे में भैया 90 डिग्री घूम रही है। 2 घंटे में कितना घूम रही है? 2 घंटे में 30 डिग्री। और 1 घंटे में मेरे भाई 15 डिग्री। और 60 मिनट में मेरे भाई 15 डिग्री, और 15 से काटा तो 4 मिनट, 1 डिग्री। 4 मिनट में पृथ्वी जो है 1 डिग्री आगे हो जाती है। अगर मैं अभी की बात करूँ और अब से 4 मिनट बाद की बात करूँ, तो पृथ्वी 1 डिग्री घूम चुकी है, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री ऐसे करके। हालाँकि पृथ्वी ईस्ट की साइड घूम रही है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री ऐसे-ऐसे पृथ्वी घूमती जा रही है। तो 360 डिग्री घूम जाती है भैया 24 घंटे में, ठीक है। इसका मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा पर आते हैं। क्वेश्चन की भाषा की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि जो टाइम मेजर किया जाता है वो कहां से किया जाता है? टाइम मेजर किया जाता है ग्रीनविच मेरिडियन से। इसे 0 डिग्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री। इस साइड में क्या है? ईस्ट है, और इस साइड में क्या है? वेस्ट है। तो अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, जैसे पृथ्वी भी ऐसे घूम रही है, तो आप ईस्ट की तरफ जाओगे, इसका मतलब है समय आगे होगा। वेस्ट की तरफ जाओगे तो समय पीछे। नहीं, ऐसे करके घूम रही है तो सूरज पहले मेरे इस हिस्से पे निकलेगा, बाद में इस हिस्से पे निकलेगा, ऐसे ऐसे घूमता जाऊंगा, है ना? तो यहाँ पर क्या है? ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना? पहले ही हमने भारत में नहीं देखा, आपने देखा होगा। बताओ, अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले निकलता है या गुजरात में? तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले निकलता है। तो इसने जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है, तो इधर जाएंगे तो टाइम पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। इसे वेस्ट कहा जाएगा, ठीक है ना? ये वेस्ट हो गया। अब मेरी बात सुनो, इसने क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? कौन सा वाला टाइम दिया है? ऐसे क्वेश्चन कभी गलत मत करना। इसमें मैं बताऊंगा गलती क्या हो जाती है। 165 आप देखते हैं कि सेम सेम है, बस ईस्ट और वेस्ट अलग है, डिग्री सेम है, इसका मतलब है 12 घंटे का गैप होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसने 11 बजाए हैं कहां पर? संडे पर का 165 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। फटाफट से बना लेते हैं, वहां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस यहाँ बना लीजिए। ये वाला जो टाइम है इसने दिया है, ये वाला जो है ना वो इसने दिया है, और जो दिया है वो क्या है? 165 डिग्री
ईस्ट दिया है, यहाँ पर 11 बज रहे हैं, 11 पीएम हो रहा है संडे का, यहाँ पर संडे के 11 बज रहे हैं। अगर हम बात करें, आपसे पूछा क्या है कि व्हाट वुड बी द टाइम एट दैट प्लेस लोकेटेड 165 डिग्री वेस्ट मेरिडियन पर। 165 डिग्री वेस्ट पर पूछा है, पूछा कहाँ पर है, ये जो 165 डिग्री वेस्ट होगा, यहाँ होगा 165 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ पर कितने बजे होंगे और कौन सा दिन होगा, ये टाइम पूछा हुआ है। कोई बात नहीं, सिंपल सा है, आ जाइए जरा दोबारा से बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अगर हम अपने क्वेश्चन पर दोबारा से आए प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे कि इसको मापा जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम आगे है, 165 डिग्री आगे है, और यहाँ से यहाँ तक कितना पीछे है, 165 डिग्री पीछे है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 165 डिग्री ये है और 165 डिग्री ये है। हम दोनों लोगों ने चलना शुरू किया, मान लीजिए एक आदमी इस साइड में गया, एक आदमी इस साइड में गया, एक आदमी 3 किलोमीटर गया, एक आदमी 2 किलोमीटर गया, तो हम दोनों के बीच का गैप कितना है, हम दोनों के बीच का गैप 5 किलोमीटर है। सेम वैसे ही इनके बीच का डिग्री का गैप कितना है, तो यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ दीजिए, ये 165 डिग्री आगे है और ये 165 डिग्री पीछे है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के गैप को जोड़ दीजिए। अगर मैं 165 डिग्री को प्लस 165 डिग्री को जोड़ता हूँ, तो टोटल कितना आता है, 330 डिग्री। इसका मतलब है 330 डिग्री का यहाँ पर गैप होगा। और 330 डिग्री का मतलब क्या होता है, 330 डिग्री का मतलब ये होता है, निकाल दीजिए, 1 डिग्री में 4 मिनट, या तो मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 60 कर लीजिए, वहां से घंटे आ जाएंगे। या फिर आप सभी को पता है कि 2 घंटे 30 डिग्री होता है, और आपका 24 घंटे 360 होता है। 330 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 360 माइनस 30, 360 माइनस 30, इसका मतलब है मैं 24 घंटे माइनस 2 घंटे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है 22 घंटे सही उत्तर आएगा। तो इनके बीच का जो गैप है वो 22 घंटे का होगा। लेकिन अब समस्या ये है कि जो 22 घंटे का गैप होगा, ये जुड़ेगा या फिर घटेगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ होते और यहाँ से इधर जाते तो ये पॉजिटिव होता, और अगर आप यहाँ से इधर आएंगे, जैसे ही आप कहीं पर भी हो, यहाँ से यहाँ भी आओगे तो नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ आ रहे हो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ भी जाओगे तो ये पॉजिटिव। अगर आप ईस्ट की साइड जाते हो तो पॉजिटिव, और वेस्ट की साइड आते हो तो नेगेटिव। इसका मतलब है 22 घंटे घटेंगे। और 22 घंटे अगर घटेंगे तो घटा दीजिए कितने में से, यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं मेरे भाई, रात के 11 बज रहे हैं। अगर हम 24 घंटे घटाते हैं, सीधा सीधा अगर हम 24 घंटे घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, रात के 11 ही बजेंगे। लेकिन वहां पर क्या होगा, संडे की बजाय सैटरडे होगा। संडे की बजाय क्या होगा, सैटरडे होगा। रात के 11 ही बजेंगे, लेकिन संडे की बजाय सैटरडे होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 घंटे और आगे कर दीजिए। आपने 24 घंटे घटाए, तो रात के 11 बजे सैटरडे आ गया, लेकिन उसमें 2 घंटे 22 ही घंटे तो घटाना था। या फिर ऐसे कीजिए, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर 2 घंटे जोड़ोगे, रात के 1 बज गया। आप ऐसे कीजिए, रात के 11 बज रहे हैं, तो रात के 11 बजे से सुबह 11 बजे, ये 12 घंटे कम कर दिया आपने, 11 AM पर आ गए। और 12 घंटे कम करने के बाद 10 और कम कर दीजिए, इसका मतलब 1 AM। 1 AM कब का होगा, ये उसी दिन का, सेम संडे का ही। तो संडे के सुबह 1 बजे, संडे के सुबह 1 बज रहे होंगे। ऑप्शन में है 1 AM ऑन संडे। और यहाँ पर ज्यादातर बच्चे की पता क्या गलती करते हैं, ये वाला 11 PM ऑन सैटरडे, ये वाली गलती करते हैं। या फिर करेंगे वही 11 PM ऑन संडे दे रखा है ना, ये तो 11 PM ऑन संडे, यही तो दिया होगा। 11 PM ऑन संडे तो दिया ही है। तो ये वाली गलती कर देते हैं, 11 से 11 वाले ही करते हैं, मतलब 11 PM ऑन सैटरडे कर देंगे, मतलब सेम डिग्री देखते हैं, सेम आंसर ढूंढते हैं, बस डेट चेंज कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर सी जाएगा। और आप कई जगह पर इसका सॉल्यूशन करा रखा होगा, या तो किसी ने, या फिर कहीं पर आंसर वगैरह दे रखा होगा, हो सकता है इससे मिसमैच करेगा, लेकिन वाकई में आपको क्या करना है, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो परफेक्टली है, और यही आंसर है। और ये मुझे लगता है डिफेंस के किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, या एसएससी के में एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन है प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर ही है, तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए भाई, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, और इसको हमेशा ऐसे ही करेंगे, जब कभी भी आपको समय निकालना हो, तो पहले दो जो भी चीजें हैं उसके बीच का गैप निकालिए, और गैप निकालने के बाद में या तो उसको 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 60 कर लीजिए। या फिर अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे भी आसान होता है। और ये सब मैंने तो लिखा है, वहां पर लिखना थोड़ी ना, वहां तो ऐसे ही हो जाएगा सीधा सीधा। अच्छा, 165 330 माइनस 2 घंटे, 22 घंटे पीछे करना, 22 का 24 घंटे पीछे करेंगे, 24 घंटे पीछे करते ही सैटरडे के 11 बज जाएंगे, सैटरडे 11 बजे में 2 घंटे जोड़ेंगे, तो रात के 12, रात के 1, और रात के 1 बजे डेट चेंज हो जाती है, तो वो 12 बजे, तो बस एक डेट चेंज हो जाएगी, फिर दोबारा से संडे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल डेटलाइन इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछे नॉट करेक्ट का मतलब है सही नहीं है, नॉट करेक्ट का मतलब पूछा है सही नहीं है। अभी इंटरनेशनल डेटलाइन से संबंधित कौन सी बात है जो सही नहीं है, पूछ रहा है आपसे। मेरे भाई ध्यान से सुनना जरा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे। इंटरनेशनल डेटलाइन होती कौन सी है, मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री।
तो वेस्ट कह लो इसको चाहे ईस्ट कह लो, बात सेम ही है। ये पीछे की साइड से जाकर के आपका जो है मर्ज हो जाएगा। ये पूरा मैप पीछे क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, और जब पृथ्वी गोल है तो आपको देखने को मिलेगा, मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर दिख पाएगा या नहीं एग्जैक्टली, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं। ये पृथ्वी है, और जो ये पृथ्वी है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं पृथ्वी की, तो ये देखोगे ना, ये हमारा कहाँ है, भारत रहा। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और जो ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया से अगर हम इस साइड में जाते हैं, ये जो लाइंस देख रहे हो ना, यही क्या है, ये जो लाइंस है ना, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। जो खड़ी है लॉन्गी मतलब खड़े हो तो आप लंबे दिखोगे लॉन्गिट्यूड, और लेटे हो तो फिर ये लेटी हुई रेखा है। तो इसी में से यहाँ पर तो दिखा नहीं, 165 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये वाला जो है ना, यहाँ से ये क्या है, ये रशिया है, ये रशिया है, ये चाइना है, ये अपना भारत है। ये भारत है, ये भारत है, ये चाइना है, ये रशिया है। और रशिया जहाँ खत्म हो रहा है, रशिया जहाँ खत्म हो रहा है, जहां से ये शुरू हो रहा है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन देख रहे हो जिगजैग सी, ये ऐसे, ये फिर ऐसे, और ये ओशन कौन सा, ये है पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन है। और ये वाली जो लाइन है जिगजैग सी, यही 180 डिग्री है, जो मैंने वहां और यहाँ करी। इसके बाद में देखो, इससे इधर वाला पोर्शन क्या है, ये रहा। और इसके इधर वाला पोर्शन कहाँ है, ये रहा। तो पीछे से तो ये मर्ज हो जाएगा, तो ये है भैया 180 डिग्री। तो बात करेंगे अब, इसी पर तो जाकर के डेट चेंज होती है, तो इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इसी को तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 12 घंटे इधर और 12 घंटे इधर पीछे की साइड में डेट चेंज होती है। अच्छा, इस तरह इसके बारे में कुछ कुछ बातें कर रहा है। इंटरनेशनल डेट लाइन इज लार्जली बेस्ड ऑन 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, जो 180 डिग्री है वही तो इंटरनेशनल डेट लाइन है। इसका मतलब है पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरी चीज है, द डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन द प्लेसेस जस्ट ईदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑलमोस्ट 1 डे। बिल्कुल सही है। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन से इस साइड में आ गए तो एक दिन प्लस हो गए, और इस साइड में आ गए तो एक दिन माइनस हो गए। यही है, बिल्कुल सही बात है। द डिफरेंस इन टाइम टू द एक्सटेंट ऑफ 1 डे on either side of international date line is caused by inclined axis of the earth। मेरे भाई ये क्या कह रहा है पता है, ये ऐसे कह रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, कहाँ गई इंटरनेशनल डेट लाइन, ये रही। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है मेरे भाई, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के, ये ऐसे होती है, पीछे की साइड में होती है। तो इस साइड में क्या है, इस साइड में पृथ्वी आगे चल रही है और इस साइड में पृथ्वी पीछे चल रही है। अगर आप क्रॉस करके इधर आ गए तो आपकी जिंदगी में से एक दिन चला गया, और इधर आ गए तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है ना। मतलब ये डेट चेंज हो जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन पर। आपसे कह रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन पर डेट चेंज इसलिए होती है क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, ये आपका देखो सीधी नहीं है। पृथ्वी जो है आपका टिल्टेड है, ये टिल्टेड है इसलिए। अगर ये पृथ्वी सीधी होती तो डेट चेंज नहीं होती। ऐसा तो कुछ नहीं है। पृथ्वी सीधी ना होने से क्या मतलब है भाई, उससे दिन रात छोटे बड़े होते हैं, लेकिन पृथ्वी सीधी होती है तो डेट तो तब भी चेंज होती। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला तो गलत है। और इसके बाद लास्ट क्या है, द इंटरनेशनल डेट लाइन मोस्टली पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन। बिल्कुल सही बात है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये वाला ओशन कौन सा है, ये वाला ओशन देख रहे हो, यहाँ पर ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। और भारत से इस साइड में जाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इस साइड में ये वाला जो ओशन है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वाला, ये पैसिफिक ओशन है। इसका मतलब है इंटरनेशनल डेट लाइन इज मेनली ऑन पैसिफिक ओशन, बेस्ड ऑन पैसिफिक ओशन। बिल्कुल सही बात है। ये वाला भी उत्तर सही है। इसका मतलब जो हमारा गलत हुआ वो कौन सा हुआ, सी हुआ, और यही हमारा उत्तर है। जो सी है वो इसका गलत जो है नॉट करेक्ट है, और जो नॉट करेक्ट है वही तो हमारा उत्तर है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा, हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपका पृथ्वी के टिल्ट होने की वजह से नहीं है, वो तो ऑलरेडी है, वहां तो डेट चेंज होनी ही है। चलिए भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देख रहे हो, ऐसे जो प्रश्न है, इतने लंबे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बस आप इनको ध्यान से कीजिए, अपने आप सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का कौन सा हिस्सा है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस लीस्ट वेरिएशन इन अकरिंग सोलर रेडिएशन। अर्थ सरफेस का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर लीस्ट वेरिएशन होता है सोलर रेडिएशन में। देखिए, आपने ये कहा था कि ये जो है ये पृथ्वी है, और जो ये पृथ्वी है ये इसका इक्वेटर है। इक्वेटर है, और ये इक्वेटर है, इसके ऊपर की साइड में यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये क्या, ये 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। भाई आप सभी को पता है कि डायरेक्टली सूरज जो रहता है इसी के ऊपर ओवरहेड रहता है, और ओवरहेड इसी के ऊपर रहता है। इक्वेटर वाला जो रीजन है, खास करके ये जो बीच वाला रीजन है, तो सन यहाँ रहेगा तो भी यहाँ सनलाइट देगा, यहाँ रहेगा तो भी यहाँ रहेगा, और यहाँ पर तो ज्यादातर दिन रहता ही है। 2 बार तो डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर के ऊपर। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर कैप्रिकॉर्न तक जाता है, फिर वापस आता है। तो ये जो ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर तो सन हमेशा ही ओवरहेड ही रहता है नॉर्मली। तो फिर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सोलर रेडिएशंस हैं वो लगातार उतनी ही आती रहती हैं जितनी है, तो ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल रीजन। आंसर हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल रीजन।
बल्कि देखो अब इक्वेटर यहाँ है तो यहाँ सन है, अगर सन ऊपर जाएगा तो नीचे की साइड में ठंडा हो जाएगा, और सन नीचे की साइड में आएगा तो सोलर रेडिएशन ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ और यहाँ ज्यादा चेंजेस होंगे, है ना। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है पोल्स पे तो, लेकिन जो इक्वेटर वाला रीजन है यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए, और ज्योग्राफी को पढ़ना है तो भाई मैप के माध्यम से पढ़िए। मैंने कहा था कितनी बार आपसे, जो फाउंडेशन बैच वगैरह में भी, कि आप अपने कमरे में मैप अवश्य लगाइए। 4 मैप आपके कमरे में अवश्य होने चाहिए। एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल, वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल, एक इंडिया का पॉलिटिकल, इंडिया का ज्योग्राफिकल। 4 मैप तो बड़े-बड़े दीवार पे लगे हुए होने चाहिए, और हो सके तो आप एक ग्लोब ले लीजिए, क्योंकि इसकी मदद से चीजों को समझना आसान हो जाता है। तो आप एक ये कर सकते हैं, 4 मैप लगा सकते हैं, तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। समझ गए आप बात को? आ जाइए अगला, देखिए प्रश्न संख्या हो गया 15। 15 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड ऑन 165 डिग्री, 165 डिग्री और 165 डिग्री, ईस्ट और वेस्ट। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट डिफरेंस पूछ लिया, अभी यही तो क्वेश्चन था भाई, यही तो क्वेश्चन था। अभी जो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे वो कि ये क्या था, क्या 165 डिग्री वेस्ट, ईस्ट का देकर के वेस्ट का पूछा था, और जब ईस्ट का देकर के वेस्ट का पूछा था, अब इसने क्या कह दिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन को कैसे घुमाया। वही तो पूछ लिया, ईस्ट का देके वेस्ट का टाइम पूछा था, अब क्या इन दोनों के बीच का गैप पूछ लिया, तो हमको पता है गैप, अगर हम इसको जीरो मान करके चलें, अगर हम इसको जीरो मान करके चलें, तो यहाँ से इधर देख लो और यहाँ से इधर देख लो, यहाँ से इधर कितना है 165 डिग्री है, ये ईस्ट वाला है, और यहाँ से क्या है 165 डिग्री वेस्ट वाला है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 330 डिग्री हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 5 5 30, तो 330 डिग्री हो जाएगा। 330 डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं, और इसको घंटे बनाने की कोशिश करें तो 6 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 से काटें या 3 से काट दो, 3 से काट दो तो 11 बार कट गया, 3 से काट दो तो 2 बार कट गया, और ये 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 11 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 11 मल्टीप्लाई 2 22 घंटे हो गया। या सीधा-सीधा ये कर सकते थे, 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं, और 2 घंटे में 30 डिग्री होती है। तो भैया 360 में से 330 घटा देते, 360 में से 30 डिग्री घटा देते तो 330 आ जाता। अरे 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, माइनस 30 डिग्री कर दो तभी तो 330 आ जाएगा। 30 डिग्री मतलब 2 घंटे, मतलब 22 घंटे। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात तो वही है। आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 22 घंटे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 22 घंटे। अच्छा एक बात और सुनो, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का यहाँ से ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक कितने डिग्री बैठता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 डिग्री। तो इंडिया का जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, अगर गुजरात अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकला है तो गुजरात में सूरज कितनी देर बाद निकलेगा, अप्रोक्सीमेट 2 घंटे बाद, है ना, लगभग लगभग 2 घंटे बाद, क्योंकि 30 डिग्री है तो 2 घंटे बाद निकलेगा। जिस समय पर सूरज के सामने अगर अरुणाचल प्रदेश अभी है, तो धीरे-धीरे खिसकेगा ना, 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो ऐसे 30 डिग्री कितने मिनट में खिसकेगा? 30 डिग्री खिसकेगा भैया 120 मिनट में। इसका मतलब है लगभग 2 घंटे का गैप यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए भाई, लो फ्रूट्स खाओगे तुम? नहीं खाने चाहिए, पढ़ाई कर लो, पेपर आ रहा है मेंस का, वो भी। मोना लोआ, मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो ऑफ, मोना लोआ कहाँ का एक्टिव वोल्केनो है? देखो, यहाँ पर ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट हो गया नॉर्थ अमेरिका। इसमें ये वाला जो देश है इसे यूएसए बोलते हैं, और यूएसए का ये एक आइलैंड होता है, उसको बोला जाता है हवाई आइलैंड। क्या बोला जाता है? हवाई आइलैंड। और जो हवाई आइलैंड है, इसी हवाई द्वीप का, हवाई आइलैंड का एक्टिव वोल्केनो है मोना लोआ। तो मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो ऑफ हवाई आइलैंड। तो मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो ऑफ हवाई आइलैंड, ये हवाई आइलैंड का एक्टिव वोल्केनो है। चलिए भाई अगला देखिए, अब अगला क्या कहता है, वेयर इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड? मैंने बताया था ना चमोली के निकट ही पड़ता है नंदा देवी नेशनल पार्क, और जब नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली के निकट पड़ता है और चमोली उत्तराखंड में है, तो नंदा देवी पीक कहां पर होगी? ये भी तो मेरे भाई उत्तराखंड में ही होगी। तो आंसर कर दीजिए उत्तराखंड। कौन सा कर देंगे? आंसर कर देंगे उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? निम्न में से किस समुद्र की सबसे ज्यादा सैलिनिटी है? तो हाईएस्ट सैलिनिटी किसकी होती है? कैस्पियन सी की, मेडिटेरेनियन सी की, रेड सी की, या फिर डेड सी की? डेड सी की। तो हाईएस्ट सैलिनिटी किसकी है? डेड सी की। ये तो वन लाइनर है। कैस्पियन सी क्या है? लार्जेस्ट लेक है ना। कैस्पियन सी क्या हो जाता है? लार्जेस्ट लेक। तो लार्जेस्ट लेक की बात करूं तो वो कैस्पियन सी है। अगर डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील पूछ ले आपसे, सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक पूछ ले आपसे, तो डीपेस्ट लेक जो है वो कौन सा है? लेक बैकाल। कौन सा है? लेक बैकाल। लेक बैकाल हो जाता है
डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील है लेक बैकाल, जो कि रशिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? रशिया में पड़ता है। कैस्पियन सी भी वहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला है भाई, लो वही तो पूछ दिया, द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, वही पूछ दिया आपसे। और डीपेस्ट लेक की अगर मैं बात करूं तो भैया कौन सा हो जाएगा? अभी अभी बताया आपको, लेक बैकाल हो जाएगा। लेक बैकाल क्या हो जाएगा? डीपेस्ट लेक हो जाएगा, जो कि आपको रशिया में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, ऑन अर्थ यूपीपीसीएस 2016, ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली ह्यूज लैंडमास व्हिच इज नोन एज। भाई देखो, पहले के समय पर क्या होता था? एक ही लैंड मास था। ये जो पृथ्वी थी, ये पूरा जितना भी लैंड मास है, जहां जहां जमीन दिखती है, ये बीच में था। और चारों तरफ में क्या था? पानी था। तो ये जो बीच वाला है, इसी को क्या कहते थे? इसी को पेंजिया कहते थे। ये जो बीच वाला है, इसी को क्या कहते थे? इसी को पेंजिया कहते थे। और इसको पेंथलासा कहते थे। क्या कहते थे? पेंथलासा कहते थे। तो ये पेंजिया कहलाता था और ये आपका पेंथलासा कहलाता था। तो जो बीच वाला है भैया, ये तो हो गया पेंजिया और ये वाला हो गया आपका पेंथलासा। आगे चल करके क्या हुआ? ये जो पेंजिया है, ये आपका बीच में से टूट गया, और जब बीच में से टूट गया तो ऊपर वाला अंगारा लैंड हो गया, नीचे वाला जो है गोंडवाना लैंड हो गया। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब हुआ, तो बीच में यहाँ पर ये जो व्हाइट वाली लाइन बनाई है मैंने, यहाँ पर बन गया टेथीज सी। क्या बन गया? टेथीज सी, टेथीज सागर। और जहां टेथीज सागर है, आज वहीं पर हिमालय है। ये जो हिमालय है ना, हिमालय वाली जगह पर ही क्या बना था? टेथीज सी बना था। तो टेथीज सी की जगह पर ही आज हिमालय है। तो ये अंगारालैंड गोंडवाना लैंड, पेंजिया में से बना था अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। और बीच में बन गया था आपका टेथीज सी, जहां पर आज हिमालय है। तो आंसर क्या करेंगे? ओरिजिनली देयर वाज अ ह्यूज लैंड मास, जो एक ही लैंड मास था उसका नाम क्या था? उसका नाम आपका पेंजिया था। तो जो एक ही लैंड मास था उसका नाम आपका पेंजिया था, उसको पेंजिया कहते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। अगले वाले की बात करें, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। नागार्जुन सागर किस पर है? कृष्णा रिवर पर है। नागार्जुन सागर किस पर है मेरे भाई? कृष्णा रिवर पर है। नागार्जुन सागर किस पर है? कृष्णा रिवर पर है। तो ये आपको देखो, अर्जुन, अर्जुन किसके साथ थे? अर्जुन के साथ कौन था? अर्जुन किसके साथ नहीं, अर्जुन के साथ कौन थे? अर्जुन के साथ थे श्री कृष्ण। और जब कृष्ण थे तो यहाँ पर नागा अर्जुन, अर्जुन से कृष्ण आपको याद करना है, ठीक है ना। तो कृष्ण। नेक्स्ट, एन अर्थक्वेक एपिसेंटर इज। अर्थक्वेक का एपिसेंटर क्या होता है? भाई देखो, अर्थक्वेक के एपिसेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी बनाई, मान लीजिए यहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है। यहाँ से अगर शुरुआत होती है ना, तो जस्ट इसके ऊपर वाला 90 डिग्री पर ये वाला, ये क्या कहलाएगा? पृथ्वी के सरफेस पर वो पॉइंट जो अर्थक्वेक के जस्ट ऊपर था, उसी को एपी सेंटर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। जो ये वाला है जहां से बेसिकली शुरुआत हुई है, उसको फोकस कहा जाता है। तो ये होता है फोकस, और इसके जस्ट ऊपर 90 डिग्री पर क्या होता है? ये आपका एपी सेंटर होता है। समझ गए? क्लोजेस्ट पॉइंट जो सरफेस पर है, उसी को एपी सेंटर कहा जाता है। क्लियर है? आ जाओ जरा। तो क्या देखेंगे? पॉइंट वेयर द सिस्मोग्राफ इज लोकेटेड, नहीं, सिस्मोग्राफ लोकेटेड था ऐसा जरूरी नहीं। पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट अकर्स, बिल्कुल सही नहीं है। पृथ्वी के भीतर बिंदु जहां दोष के कारण गति हुई है, इसी को क्या कहा जाता है? जिस पॉइंट पर ये हुआ है उसको तो फोकस कहा जाता है। अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ अ ग्रुप रिलेटेड अर्थक्वेक, संबंधित भूकंपों के समूह का अनुमानित केंद्र, नहीं। पॉइंट ऑन द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस, ये सही जा रहा है कि पॉइंट ऑन द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव वेयर रप्चर अलोंग द फॉल्ट जोन अकर्स। पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव वेयर द रप्चर अकर्स। तो यहाँ पर सही राइट आंसर क्या गया? यहाँ पर राइट आंसर भैया आपका ऑप्शन नंबर डी गया। और जो पहला वाला है वो क्या दर्शा रहा है? वो फोकस, ये दूसरा वाला जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है आपका फोकस को। पृथ्वी के भीतर का वो बिंदु जहां से फॉल्ट अकर हुआ है, उसी को आपका फोकस कहा जाता है। तो फोकस और एपिसेंटर क्या होता है? जहां से शुरुआत हुई है वो फोकस कहलाता है, और उसी फोकस के जस्ट ऊपर जो क्रस्ट हो गई हमारी, या अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस वाला जो बिंदु है, उसी को आपका एपिसेंटर कहा जाता है। समझ गए कि उसी के नीचे आपका फोकस है, उसी के नीचे अर्थक्वेक का सेंटर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है आपका, इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड इन। इंडिया का जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, इंडिया का जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, ये कहां पर है? दक्षिण गंगोत्री मेरे भाई अंटार्कटिका पर है। दक्षिण गंगोत्री कहां पर है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका पर है। तो इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड इन, तो सिचुएटेड कहां पर है ये भैया? अंटार्कटिका पर है। कहां पर है? अंटार्कटिका पर है। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है पोल से, साउथ पोल से। हाउ मेनी हार्स और डे लाइट डज द इक्वेटर एक्सपीरियंस ऑन 23 September इक्विनॉक्स, और जिस दिन इक्विनॉक्स होता है,
जिस दिन मेरे भाई इक्विनॉक्स होता है, तो इसका मतलब क्या है? इक्विनॉक्स तो सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, और जहां सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी, और जब 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी तो आंसर चाहे डे पूछ ले चाहे आपका नाइट पूछ ले, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, ठीक है ना? यहाँ पर आपका आंसर ये देखने को मिल जाता है। समझ के बात को? ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी? ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है भाई? ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई असम में। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई, जो असम में है। असम की जो डिगबोई है इसी को ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी माना जाता है, यही भारत की ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। नेक्स्ट 25 हो गए, चलिए और कर लेते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बताइए। हो, हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन आ गया। हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर बताइए। हाँ, चलिए भाई, हेडक्वार्टर वैसे तो मैंने आपको करवाए हैं, सारे याद करवा रखे हैं, डाल देना। रेलवे बाई यश अवसर या फिर रेलवे हेडक्वार्टर्स बाई यश अवसर, आपको सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर ही, ठीक है ना? अब सुनो जरा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पता नहीं किसके पूछा हुआ है, हम बाद में देखेंगे, पहले किसके पूछा हुआ है। हम ऐसे करके सारे बना देते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। इधर हमारा कौन सा था? कोलकाता। कोलकाता। यहाँ कौन सा था? दिल्ली। यहाँ कौन सा था? चेन्नई। यहाँ कौन सा था? मुंबई। यहाँ कौन सा था? अगेन मुंबई। इसके अलावा अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें तो यहाँ कौन सा था? हुबली। यहाँ कौन सा था? कोलकाता। कोलकाता। यहाँ गोरखपुर। यहाँ जयपुर। है ना? जयपुर। नेक्स्ट, अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें, यहाँ कौन सा था? हाजीपुर। यहाँ प्रयागराज। यहाँ जबलपुर। यहाँ सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। यहाँ बिलासपुर। ये एक रह गया, इसको क्या बोलेंगे? बिलासपुर। हो गए कि नहीं हो गए? कितने हो गए पता है? चार, चार आठ, चार 12। 12 के अलावा 13 और 14 हो गए, है ना? ऐसे ही करके इन सबको आप बड़े ही प्यार से आसानी से याद कर सकते हो। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाला कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में हो जाएगा। कोलकाता मेट्रो का कोलकाता मेट्रो में हो जाएगा। ईस्ट कोस्टल का आपका ईस्ट भुवनेश्वर में हो जाएगा। साउथ कोस्टल का विशाखापट्टनम में हो जाएगा। 4 वो हो गए, तो ऐसे करके पूरे हो जाते हैं हमारे, ठीक है? अब देखो कौन सा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे? नॉर्थ ईस्टर्न, देखो नॉर्थ में जाओ पहले, और नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अच्छा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। नॉर्थ सेंट्रल पूछता तो प्रयागराज होता, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ और ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न कहाँ पर है? गोरखपुर में है ये तो आपका। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कहाँ पर है भैया? गोरखपुर में है ये तो आपका। सिंपल सा, सिंपल सी बात हो गई, गोरखपुर। नॉर्थ ईस्टर्न कौन सा हो गया? गोरखपुर। नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया? जयपुर। साउथ वेस्ट हुबली, साउथ ईस्ट कोलकाता। ऐसे करके ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज, वेस्ट वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर। तो साउथ ईस्ट से सेंटर की तरफ, साउथ ईस्ट सेंट्रल कहाँ पर हो गया? बिलासपुर में। ऐसे करके सारे हेडक्वार्टर आपको याद हो जाने चाहिए। आंसर क्या हो गया फिलहाल इसका? फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, रेहंद वैली प्रोजेक्ट, ये तो यूपी में है ना? रेहंद वैली प्रोजेक्ट कह लो, या फिर आप कह सकते हो उसको गोविंद वल्लभ पंत वाला जो अभी रिजर्वायर करवाया था। कहाँ पर है भाई? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो देखते ही आंसर मार देना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो, देख रहे हो आज की क्लास में हमारा जो संगठन है वो हर प्रकार के क्वेश्चंस हैं। टफ भी थे कुछ, कुछ अच्छे प्रश्न भी थे, कुछ लैंग्वेज के हिसाब से लेंदी थे, बाकी आसान थे, कुछ वन लाइनर भी थे, है ना? आ जाओ। आपसे पूछा इंजूरियस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इंजूरियस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं, मोस्टली प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द लैंड सरफेस, दीज आर एब्जॉर्ब्ड मोस्टली बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इस लेयर के द्वारा इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो भैया इनको अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? वो रोकती है ओजोन लेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन लेयर हो जाएगा। तो राइट आंसर कीजिए ओजोन लेयर। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ओजोन में भी ओ जेड तो है नहीं, ठीक है? ओजोन लेयर, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन क्रिएट करते हैं फिर। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो वायुमंडल है, अर्थ के चारों तरफ गैसेस हैं जिनको अर्थ के आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी लेयर बन रखी है, और उसकी जो लेयर बन रखी है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर,
4 लेयर 5 लेयर ऐसे करके। तो ये ट्रोपोस्फेयर होता है सबसे पहला, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर आपका मीजोस्फेयर होता है, आयनोस्फेयर होता है और एक्सोस्फेयर होता है। तो जो सबसे पहला है इसको तो स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेनाज हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इसके ऊपर वाला जो है ना समताप मंडल, मेरे प्यारे बच्चों ये जो समताप मंडल है इसी में एक गैसेस की लेयर पाई जाती है। ये जो समताप मंडल है इसी में गैसेस की लेयर पाई जाती है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर से लेकर के 45 किलोमीटर तक, ऐसे मान लीजिए 20 से 45 किलोमीटर, पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है और 45 किलोमीटर ऊपर तक चलती है। लगभग इतनी मोटी जो परत है, ये परत ओजोन गैस से मिलकर के बनी हुई है, इसी को ओजोन लेयर कहा जाता है और यही अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। अगर ओजोन लेयर की बात की है तो ओजोन डे की बात भी कर लीजिए। ओजोन डे कब मनाया जाता है? इस लेयर के संरक्षण के लिए जो ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। समझ गए बात को आप? स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? ये है कहानी यहाँ तक की। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा लिख लिया। अच्छा दूसरी चीज क्या, एक और लिख लो, एक और बात लिख लो। ये वाली जो लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, सारी वेदर रिलेटेड फिनोमेना यहीं पर होती है। जो ट्रोपोस्फेयर था इसमें लिख लीजिए ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमेना, ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमेना, मौसम संबंधी गतिविधियां, मौसम संबंधी गतिविधियां, ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमिनास, वेदर रिलेटेड फिनोमिनास हैपन्स हेयर, इसी लेयर में होते हैं। और ये पहली लेयर है जहां पर ऊपर जाते हुए टेम्परेचर बढ़ता है। ये बात भी आपसे पूछ लेता है कि जो ट्रोपोस्फेयर है, इसी ट्रोपोस्फेयर में अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या कहा? 165 मीटर, जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसमें अगर आप पृथ्वी से 165, ये जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, खड़े खड़े अगर मैं 165 मीटर ऊपर चला जाऊं तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और ऊपर जाऊं 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है यार, ये 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसको क्या बोलेंगे? जनरल लैप्स रेट बोला जाएगा। इसीलिए क्या है, जब आप पहाड़ों पर जाते हो तो आपको ठंडा लगता है। तो पहली वाली जो लेयर है इसमें अगर आप ऊपर की साइड जाते हो तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है ना, कम होता है। इसको जनरल लैप्स रेट सामान्य 6 दर बोला जाता है, कम होना, 6 माने कम होना, ठीक है ना। तो जनरल लैप्स रेट सामान्य 6 दर बोला जाता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। आपसे सिंपल सा पूछता है कि अगर हम पृथ्वी की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर कम होगा? लगभग लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो। समझ गए बात को? ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 29। द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस, इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस क्लोजली फॉलोज द 180 डिग्री इज। तो 180 डिग्री क्या होता है? ये तो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, सिंपल सी बात है, ये तो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। 1 डिग्री आपका जो है, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये कौन सा होता है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नॉर्थ जहां पर लगा दिया, ईस्ट वेस्ट लगाऊं तो वो लॉन्गिट्यूड है, और नॉर्थ साउथ लगा दिया जाता है वो लैटिट्यूड है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो होता है प्राइम मेरिडियन होता है, लेकिन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इक्वेटर की बात करें तो ये क्या होता है? ये भी 0 डिग्री होता है, लेकिन 0 डिग्री क्या? लैटिट्यूड। 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। समझ गए बात को? हम्म, अच्छा चलिए चला जाए आगे। बहुत बढ़िया। चलिए भैया आगे चलते हैं, हम कहानी को आगे शुरू करते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, उसको मेजर करने के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ में आप सभी को पता है गैसेस हैं, और उन गैसेस को होल्ड कर रखा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इनको अपनी तरफ खींच रहा है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इनको जब अपनी तरफ खींच रहा है, उसी को ये जो गैसेस हैं वो पृथ्वी के सरफेस पर फिर कुछ ना कुछ प्रेशर इंसर्ट कर रही हैं। भैया इतनी भारी गैसेस हैं, है ना, तो ये पृथ्वी के सरफेस पर कुछ ना कुछ प्रेशर इंसर्ट कर रही हैं। इसी को वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है बैरोमीटर से। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है मेरे भाई बैरोमीटर से। आगे बात समझ में? ये थे आज की क्लास के भैया 30 प्रश्न।
ये थे आज की क्लास के भैया आपके 30 प्रश्न। क्लियर है? चलिए, देखो, आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, मैं ऐसी कामना करता हूँ। दूसरी चीज़, आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? वो ये है कि आप जो कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का दे रहे हो, चाहे वो जनरल मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना? चाहे कहीं से भी क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, चाहे तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए ये है, आप जाकर के उसको एनालाइज़ करें। एनालिसिस एनालिसिस सबसे जरूरी चीज है कि जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, आपको उस पर जोर डालने की जरूरत है। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो गलत करते रहोगे, फिर कहानी नहीं है। जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक से, जैसे मैं जीएस की बात करूं, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है जो ट्राइब्स वाले सेक्शन से गलत होता है, तो आपको सारी की सारी ट्राइब्स को रिवाइज करना है ना? आपका अगर वाटरफॉल से गलत होता है तो आप सारे वाटरफॉल रिवाइज कीजिए, और फिर अगली बार देखिए गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगली बार गलत हो रहा है तो आपने वाटरफॉल का कोई टाइप छोड़ दिया है। वाटरफॉल से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या वो स्टेट पूछ रहा है? क्या वो हाइट पूछ रहा है? क्या वो कंपेयर कर रहा है कि भाई इस इन दोनों में से मैचिंग वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वहां आपको गड़बड़ी? किस प्रकार के क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो, उस चीज को आपको ढूंढना पड़ेगा। उस प्रकार के क्वेश्चन से फिर आप कैसे टैकल कर सकते हो, इस चीज पर आपको काम करना पड़ेगा। तभी जाकर के मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं होता कि जाओ लगाओ अपने नंबर चेक करो और बात खत्म करो, नहीं। जाओ लगाओ नंबर चेक करो बात खत्म करो तो फिर वही है, सेम ही नंबर आएंगे, थोड़ा बहुत 19-20 होते रहेंगे। लेकिन अगर आपको वाकई में इस मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए जो गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्यों गलत हुए, और अगली बार वो क्वेश्चंस उस टॉपिक के गलत ना जाएं। को इस चीज पर काम करना पड़ेगा, और इसी चीज के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप यूं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, और लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।